मैं आपसे कहूं कि आपके दांत सिर्फ आपकी स्माइल के लिए नहीं हैं, बल्कि वो आपकी हेल्दी एजिंग में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं तो अक्सर एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप और आपके ब्लड प्रेशर और शुगर की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं, वो क्या है? वो है हमारे टीथ, अपने दांत। तो उम्र बढ़ने के साथ आपके जो दांत हैं वो काफ़ी हद तक घिस जाते हैं और मिसिंग हो जाते हैं। तो उससे आपकी सिर्फ स्माइल प्रभावित नहीं हो रही है, आपकी जो च्यूइंग एबिलिटी प्रभावित होती है, जिससे कि आपका फूड चॉइसेस बदल जाता है। और फूड चॉइसेस बदलता है तो आपकी जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन पे इसका फ़र्क पड़ता है। आज हम बात करेंगे डेंटल एट्रीशन की। अब डेंटल एट्रीशन जो है उसके कारण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और सीवियर केसेस में उसका फुल माउथ रिहैबिलिटेशन जो है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक कृष्णा। अगर आपको हेल्थ, लॉन्जिविटी से रिलेटेड वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं कि भाई हमारी हेल्दी एजिंग में आपके माउथ का क्या रोल है। जी, रोल ये है कि जब हम हेल्दी एजिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ ज़्यादा साल जीना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आप अच्छी तरह चल सकें, अच्छी तरह से बात कर सकें, अच्छी तरह खा सकें, अच्छी तरह बोल सकें और अपनी डेली लाइफ को इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकें। अब ओरल हेल्थ बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि खाने की शुरुआत आपकी मुँह से होती है, और जब आप प्रॉपर्ली चू कर पाएंगे तो आप अपनी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो बात सिर्फ केवल कॉस्मेटिक की नहीं है, ये आपके फंक्शनल फिटनेस की भी बात है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग डेंटल एट्रीशन कहते हैं। अब डेंटल एट्रीशन बेसिकली है क्या? डेंटल एट्रीशन जो है वो आपके दांत को घिसने को कहते हैं, जो घिस जाता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। तो ज़्यादातर ये कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो है वो घिस रहे हैं, प्रेशर आ रहा है तो वो घिस जाते हैं। दूसरा जो होता है वो एज रिलेटेड होता है, और कई बार क्या होता है कि वो आपके जो दांत हैं वो इतने ज़्यादा घिस जाते हैं कि वो छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं पहले के कंपैरिजन में, और उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है, च्यूइंग एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार इवनली वो नहीं घिसते हैं, कभी एक साइड से ज़्यादा घिस जाते हैं, दूसरी साइड से कम घिसते हैं। तो इसमें सीवियर केसेस में टूथ स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा कई बार वेयर एंड टियर हो जाता है। दांत आखिर घिसते क्यों हैं? देखिए, दांत घिसने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली कारण होता है वो होता है ब्रक्सिज्म। अब ब्रक्सिज्म क्या होता है? ब्रक्सिज्म ये होता है कि जब आप रात में कई बार सोते हैं तो बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि वो अपने दांत को क्लिंच करते हैं, या ऐसे ऐसे करके इस तरह से करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दांत घिसते हैं। कई बार ये एज रिलेटेड होता है, कई बार आपके जो अंदर एसिड बनता है इसकी वजह से होता है, उसको इरोजन कहते हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करना तो डेंटिस्ट का काम होता है कि जो दांत आपके घिस रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा एट्रीजन ही वजह नहीं होती है दांत घिसने की, बहुत सारी और वजह होती हैं। उसमें इरोजन आता है, एट्रीजन होता है, एब्रेजन होता है, और कई बार इन सब के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से दांत घिसते हैं। आपके अंदर के एसिड की वजह से भी एक रीज़न होता है। ये डेंटिस्ट ही डिसाइड करेगा कि क्यों घिसा। अब सवाल ये आता है, अगर आपके दांत घिसते ही रहें लगातार तो क्या हो जाएगा? देखिए, शुरुआत में जब थोड़ा बहुत घिसते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेशेंट किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करता है, सब कुछ। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हो जाए ये चीज़ कि भाई घिस रहा है, तो टूथ अपनी नॉर्मल जो एनाटॉमी होती है उसको खो देता है, जिसकी वजह से आपकी कटिंग एंड च्यूइंग जो आपकी एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कुछ केसेस में सेंसिटिविटी हो जाती है, और कुछ केसेस में जो बाइट है वो चेंज हो जाती है। बाइट चेंज होती है तो आप खाना चबाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीवियर केसेस में जो है च्यूइंग फंक्शन आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर टूथ जो वियर पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी उसका काम चल जाता है। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज, सीवियरिटी, सिम्टम, रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को देखकर ही डिसाइड किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये समझते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत है वो आपके पेट में नहीं होती है, वो आपके मुंह से शुरुआत होती है, क्योंकि पेट में कोई इंटेस्टाइन आपके नहीं होता है। आपका जो दांत है वो आपके खाने के सर्विस एरिया को बढ़ाता है, उसके साथ में उसको च्यू करके ग्राइंड करता है, सर्फेस एरिया बढ़ता है, उसमें जो है आपका सलाइवा मिलता है। सलाइवा मिलने के बाद जो है आपके डाइजेशन की शुरुआत होती है। अगर किसी व्यक्ति के दांत बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं या फिर मिसिंग हैं तो फिर च्यूइंग फंक्शन कम हो जाता है और ठीक से वो मैकेनिकली ब्राउन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है।
लेकिन ये एक करेक्शन समझना ज़रूरी है कि इंटेस्टाइन का काम फूड को पीसना नहीं होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मुख्य रूप से आपकी माउथ, च्यूइंग और स्टमक में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि ये सारे जो खाने आपके अंदर जाएंगे उसका न्यूट्रिशन तभी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा जब आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ऊपर से जो शुरू हुआ है वो पूरा हो पाएगा। तो च्यूइंग एबिलिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर अगर जो व्यक्ति जो भी आपका जिसमें प्रॉब्लम होगी वो आपका जो हार्ड और फाइबरस फूड चबाने में उसको परेशानी होती है, तो वो अक्सर सॉफ्टर फूड और आसानी से जो चबाने वाला फूड है उसकी तरफ वो उसको प्रेफर करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये सिस्टम है कि अगर आपके हेल्दी दांत हैं तो बेटर आपकी च्यूइंग एबिलिटी है, बेटर आपके फूड चॉइसेस हैं और बेटर न्यूट्रिशन है, तो बेटर एजिंग भी है। तो न्यूट्रिशन हेल्दी एजिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये आपको सबको पता है। तो इसलिए हेल्दी टीथ सिर्फ स्माइल के लिए नहीं होते हैं, आपको जीवन भर अच्छा खाने के लिए आपका चबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और कनेक्शन है जो कि है टूथ लॉस और हेल्दी एजिंग का। देखिए, इमेजिन कीजिए एक आदमी के आगे के दांत हैं लेकिन पीछे के दांत नहीं हैं। वो आदमी सामने के दांत से काट तो सकता है लेकिन पीछे से दांत के खाने को ग्राइंड नहीं कर सकता है। चू करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। धीरे धीरे उसकी फूड चॉइसेस बदल जाएंगी और जब अच्छी तरह से चू वो नहीं करेगा तो जब फूड चॉइसेस बदलेंगी तो उसका न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम होगी और हेल्दी एजिंग जो है आपकी न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टीथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है चूइंग, और अगर वो चूइंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो न्यूट्रिशनल हेल्थ आपकी गिरने वाली है। तो इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि आदमी केवल कॉस्मेटिक वैल्यूज़ की ना देखकर उसकी ये भी देखना चाहिए कि उसका फंक्शन हो पा रहा है उसका कि नहीं हो पा रहा है, फंक्शनली ऑपरेटिव है कि नहीं ऑपरेटिव है। कनेक्शन आता है आपका ओरल इन्फ्लेमेशन और हेल्दी एजिंग का। देखिए, अगर आपके जो गम्स की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, पेरियोडोंटल डिजीज़ आपको है, तो ये पेरियोडोंटल जो डिजीज़ होती है वो आपके सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का हिस्सा होती है। ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि सिस्टमिक हेल्थ कंडीशन और उसके बीच में जो है वो काफ़ी एसोसिएशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो लेकिन ये है कि जो आपका ओरल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए हेल्दी एजिंग में गम्स को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका टूथ वेयर जो है वो सीरियस होगा। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दांत में चबाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनल प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, टूथ में सेंसिटिविटी नहीं है, तो आपको किसी भी सीरियस ट्रीटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है वही कराना काफ़ी होता है। जो टूथपेस्ट वगैरह आते हैं ओवर द काउंटर, उससे भी आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपका जो दांत हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि टेरी से अगर घिस रहे हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, च्यूइंग में दिक्कत हो रही है, बाइट बदल रही है, यानी कि आपके दांत ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक तरफ से घिसे एक तरफ से नहीं घिसे हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़रूरत है। टूथ का स्ट्रक्चर में काफ़ी कमी आ गई है, मल्टीपल टीथ जो है वो आपके निकल चुके हैं दांत में, मतलब बीच बीच में आपके दांत नहीं हैं। और कई बार लोगों के अगर बहुत ज़्यादा दांत एकदम से निकल जाए तो दिक्कत है। तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ जो है इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनमें माउथ रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब फुल माउथ रिहैबिलिटेशन क्या है? देखिए, यहाँ पर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन को हम लोग फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर दांत जो घिसा हुआ है उसके ऊपर हम सिर्फ एक क्राउन या आपका दूसरा जो पीडी होता है वो लगा दें और काम चल जाएगा, नहीं। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अप्रोच है। ये पूरे माउथ की टीथ, गम्स, बाइट, चूइंग फंक्शन, एस्थेटिक और ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए इसको एवेल्युएट किया जाता है। और हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अलग होता है। तो उस सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले डिटेल इसकी डायग्नोसिस बनती है। डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपकी जो गम की कंडीशन है, आपका बाइट, जॉ रिलेशन, आपका जो है रिमेनिंग टूथ जो आपके बचे हुए हैं वो उसको एवेल्युएट किया जाता है। ज़रूरत के अनुसार आपका डेंटल एक्सरे लिया जाता है, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, इम्प्रेशन या डिजिटल स्कैन्स लिए जाते हैं, बाइट रिकॉर्ड होता है और दूसरे डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर होते हैं वो भी किए जाते हैं। अगर कैविटी इन्फेक्शन, एक्टिव गम डिजीज़ है तो सबसे पहले उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। उसके बाद ही जो है हम लोग फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का केस शुरू करते हैं। फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में क्या क्या चीज़ें हम लोग शामिल कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट उसमें आते हैं? देखिए, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्लान होता है। फुल माउथ रिहैबिलिटेशन अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, जैसे फिलिंग हो गया,
जहाँ पे उस जगह होगी जहाँ पर आपका जो है कैविटी होगी, या टूथ बिल्डअप होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसमें करना पड़ेगा, क्राउन लगाना पड़ेगा, ऑनलेज जो होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, अदर रेस्टोरेशन करने पड़ेंगे, ब्रिजेस होते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, डेंचर्स जो होते हैं वो लगा सकते हैं, बाइट और ऑक्लूजन का करेक्शन हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपके सीवियरली ख़राब दांत हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। हर पेशेंट का जो प्रोसीजर होता है वो एक नहीं होता है, अलग अलग टाइप के प्रोसीजर होते हैं, हर पेशेंट में अलग होते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग अलग होती है। तो इसके लिए इंडिविजुअल डायग्नोसिस की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। हर पेशेंट को क्राउन लगाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके दांत घिस गए हैं तो उसके ऊपर क्राउन लगाना ज़रूरी है। हर व्यक्ति का घिसे हुए दांत को उसकी देखना पड़ता है कि उसकी जो च्यूइंग फंक्शन है वो कैसा है, उसके सिम्टम्स अगर कोई और नहीं है तो फिर आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है टूथ स्ट्रक्चर को सुरक्षित कर लिया जाएगा अलग अलग ट्रीटमेंट से, फिर देखकर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही क्राउन लगाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं लगाया जाएगा। आप उसमें कई बार प्रिवेंटिव केयर दिया जा सकता है, छोटे मोटे पेस्ट दिए जा सकते हैं अगर आपको सेंसिटिविटी है तो, और फिर उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉज है वो जानना ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कॉज जारी रहेगा तो ट्रीटमेंट किसी काम का नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले टूथ वेयर देखा जाता है, उसकी फंक्शन देखे जाते हैं, एस्थेटिक देखा जाता है, टूथ स्ट्रक्चर जो है उसका कितना ख़राब हो चुका है वो देखा जाता है। उसके बाद उसमें रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है डायग्नोसिस, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रक्सिज्म या उस तरह की कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने जो ट्रीटमेंट कर दिया और पेशेंट लगातार ग्राइंड कर रहा है, उसी चीज़ को ग्राइंड कर रहा है, तो रेस्टोरेशन एक्सेस अब तो फोर्स तो आ ही रहा है ना, फोर्स आने की वजह से फिर उसका ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट हुआ है वो भी बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ब्रैक्सिज्म या क्लेंचिंग मौजूद है अगर पेशेंट को, तो उसका जो है मैनेजमेंट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कई पेशेंट्स को नाइट गार्ड देना पड़ता है, ऑक्लूजन स्प्लिंट जैसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ता है। तो अप्लायंस की लेकिन जो ज़रूरत होती है वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है, हर किसी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस डिफर कर सकता है। अब आता है इम्पॉर्टेंट सवाल कि लॉन्जिविटी के लिए आप अपने दांतों को कैसे केयर करें। देखिए, दिन में आपको 2 बार ब्रश करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में मतलब सुबह और रात में खाने के बाद, डिनर के बाद, सोते समय आपको ब्रश करना ज़रूरी है। दूसरा होता है कि जो दांत के बीच का जो एरिया है, 1 और 2 दांतों के बीच में जो एरिया है उसको इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई हैबिट है आपकी टोबैको चबाने की, सिगरेट पीने की, इस टाइप की, तो आपको इसके लिए ज़रूरत है कि उसको आप छोड़ें या कम करें। अगर आपकी गम में ब्लीडिंग हो रही है, टिंच सेंसिटिविटी है, घिस रहे हैं, च्यूइंग में प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब मामला बढ़ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर 6 मंथ्स पे अपने डेंटिस्ट के पास एक बार जाएं, क्योंकि हर चीज़ आप खुद देख नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपका डेंटिस्ट देख सकता है। तो 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। अच्छे दांत जो हैं वो आपको लंबा जीवन दे सकते हैं। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन हेल्दी एजिंग जो है वो सिर्फ आपकी लंबी ज़िंदगी का नाम नहीं है। सवाल ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, क्या आप कंफर्टेबली खा पा रहे हैं, क्या आप प्रॉपर्ली चू कर पा रहे हैं, क्या आपके टीथ फंक्शनल हैं, क्या आपके गम्स हेल्दी हैं, क्या आप बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, डेंटल पेन के ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं। यही तो डेंटल जो आपकी हेल्दी एजिंग है। इसलिए अगली बार जब आप लॉन्जिविटी के बारे में सोचें तो सिर्फ हार्ट, ब्रेन, मसल और डाइट के बारे में मत सोचिए। आपकी जो डेंटल हेल्थ है उसको भी अपनी पिक्चर का एक पार्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि हेल्दी स्माइल इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग यंग, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेइंग फंक्शनल एज योर एज। अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही साइंस बेस्ड लॉन्जिविटी वीडियो के लिए मेरे चैनल फिट एंड फाइन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।